हेलो एवरीवन। फेब्रवरी आ चुका है तो अब हमें प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और मैं इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विवेक सिंह सर की बुक से मैंने इकोनॉमी कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है मैं वो 12th क्लास की जो NCERT है उससे कवर कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आपका इकोनॉमी वीक है तो आई थिंक ये आपके लिए सही प्लेस है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्राई करूँगी सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी स्पेशली अभी हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमी, देन जो आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी विवेक सिंह सर के लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे और जो और बचे हुए हैं उसको मैं अब जल्दी से कवर करूँगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स क्या है। अगर हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी को तो हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या है। तो जो वर्ड इकोनॉमिक्स है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। अब ओइकोनोमिया का क्या मतलब है, ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब मैनेजमेंट और रूल। तो क्या मतलब हुआ सिंपली कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड से ये आया हुआ है, इसका मतलब है हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड के मैनेज को हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, ठीक है। देन धीरे धीरे जो मीनिंग था वो एवोल्यूशन हुआ कि सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही इकोनॉमी नहीं है। अर्लियर था कि ठीक है जो फैमिली रिसोर्सेज है उसको अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो इकोनॉमी है, जो भी फैमिली के पास रिसोर्स है मैनेज कर रहे हैं वो क्या है, इकोनॉमी है। फिर अब धीरे धीरे क्या इवॉल्व हुआ कि मैनेज सोसाइटी को करना, मार्केट्स को, नेशंस को और ग्लोबल इकोनॉमी को भी मैनेज करना। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ बढ़ते गया, ठीक है। सोसाइटी तो है ही, मार्केट, नेशन, ग्लोबल इकोनॉमी सब कुछ इसमें आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स का डेफिनेशन अगर देखें तो एडम स्मिथ, उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दिया। मतलब वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी स्टडी करता है वेल्थ क्रिएशन और एक्यूमुलेशन को, ठीक है। देन अल्फ्रेड मार्शल जो है ये क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी स्टडी करता है ह्यूमन वेलफेयर इन ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर को ये स्टडी करता है। देन लियोनल रॉबिन्स, इन्होंने स्कैरसिटी का डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस अंडर स्कैरसिटी, कि हम चॉइस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज कम ही है, हमेशा कम ही होगा। तो हम फिर कैसे चूज़ करके अपने इकोनॉमी को रन कर रहे हैं, ठीक है। हम चॉइस कैसे कर रहे हैं, तो ये हो गया साइंस ऑफ चॉइस अंडर स्कैरसिटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर, ठीक है, कि क्या है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि किस तरीके से जो है स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है ताकि सेटिस्फाई हो सके ह्यूमन का जो अनलिमिटेड वांट है, ठीक है। जो हमारा अनलिमिटेड वांट है वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। हमारे पास रिसोर्सेस है, यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमी में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, रिसोर्सेज का, कि अगर आपके पास रिसोर्सेस है तभी ही आप कुछ कर पाएंगे, आप जो भी अपना वांट है उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इकोनॉमी वही स्टडी करता है कि ठीक है हमारे पास सपोज इतना ही रिसोर्सेस है तो इसको किस तरीके से हम जो है यूज़ करें कि हर किसी का वांट को हम पूरा कर सके, ठीक है, जो अनलिमिटेड वांट है हमारा। तो एलिमेंट्स क्या है, स्कार्सिटी मतलब क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड वांट है मतलब क्या है कि ह्यूमन का डिज़ायर एंडलेस है। एंड देन चॉइस, तो अब आपके पास हमेशा ही चॉइस रहेगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कि अगर आपके पास काफ़ी सारा आपका डिज़ायर है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो चॉइस करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स होगा, ठीक है। जो भी आपके पास ऑप्शन है उसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे आप। और रिसोर्स का एलोकेशन, कि कहाँ रिसोर्स जाना चाहिए, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब 2 ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको कि हम पढ़ेंगे, देन एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग मेजरली पढ़ते हैं और जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये फोकस करता है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो बेसिकली ये अगर कोई एक इंडिविजुअल है उसके इकोनॉमिक बिहेवियर के ऊपर ये फोकस करेगा, ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल में क्या क्या आ गया, हाउस होल्ड है या फर्म है, कि ऐसा नहीं है इंडिविजुअल का मतलब कि एक पर्सन का आप देख रहे हैं, पूरे हाउस होल्ड का देख रहे हैं, फर्म्स का देख रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल्स हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये डील कर रहा है स्मॉल स्केल इंट्रैक्शंस और डिसीजन मेकिंग के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या, जैसे कि अगर कोई कंज्यूमर है सपोज, तो वो डिसाइड कर रहा है कि किस तरीके से उसके इनकम को
स्पेंड करना है, ठीक है। हर कोई अगर अर्न कर रहा है तो उसका अपना सेल्फ डिसीजन है कि वो किस तरीके से किस चीज़ पे कितना पैसा कितना खर्च करना चाहता है, ठीक है। तो हाउ अ बिजनेस सेट्स द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, तो एग्जाम्पल जैसे कि एक कंज्यूमर डिसाइड करता है कि किस तरीके से उसको अपना इनकम को स्पेंड करना है, एक बिजनेस जो है सेट करता है कि किस तरीके से प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का वो डिसाइड करे। तो ये सब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्मॉल लेवल पे चीज़ें हो रही है। देन मैक्रो का मतलब क्या है कि ये एग्जामिन करता है इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है, लार्ज स्केल फेनोमेना पे ध्यान देता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैक्रो इकोनॉमी का फोकस होता है, लार्ज स्केल फेनोमेना को ये स्टडी करता है, ठीक है। स्टडिंग कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो बेसिकली अगर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है, एनालाइज करना है कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी इंटायर कंट्री को, इंटायर इकोनॉमी को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। तो जब बड़े लेवल पे हम चीज़ों को कर रहे हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब एक हाउस होल्ड है या एक फर्म है उस लेवल पे कर रहे हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो बेसिकली और डिफरेंस देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है डील कर रहा है इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ विद इन द इकोनॉमी, ठीक है। एक छोटा सा फर्म है, आपका घर है, किसी का छोटा सा बिजनेस है, तो ऐसे में क्या इंडिविजुअल लेवल पे डील कर रहा है। ये फोकस करता है एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये फोकस करता है स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट्स के ऊपर जैसे हाउस होल्ड, फर्म्स और इंडस्ट्रीज, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एनालाइज करता है बिहेवियर किसका, लार्ज स्केल इकोनॉमिक सिस्टम का, और ये एनालाइज करता है स्मॉल स्केल इकोनॉमिक सिस्टम का। एग्जामिन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैसे इकोनॉमी जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये एग्जामिन करता है इकोनॉमी लोकल और रीजनल लेवल पे। ये कंसर्न, मैक्रो इकोनॉमी कंसर्न है किसके साथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ, और जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है कंट्री को, ठीक है। हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं और भी पढ़ने वाले हैं। और ये कंसर्न करता है कि हाउ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स मेक डिसीजंस एंड हाउ मार्केट ऑपरेट्स। तो बेसिकली ये इंडिविजुअल लेवल पे है कि इंडिविजुअल एजेंट अगर डिसीजन बना रहा है तो ये कैसे डिसीजन है, कैसा डिसीजन है, और ये कैसे मार्केट के साथ ऑपरेट करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सच एज फाइनेंशियल सेक्टर, लेबर मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी करता है कि किस तरीके से जो है प्राइस, ठीक है, सप्लाई, डिमांड, प्राइसेस, सप्लाई, डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब इम्पैक्ट कर रहा है डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। तो ये स्मॉल लेवल पे चीज़ें हो रही है, प्राइस, सप्लाई, डिमांड और मार्केट स्ट्रक्चर, ये भी तो इम्पैक्ट कर रहा है ना इंडिविजुअल का डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है, कि क्या चल रहा है अभी मार्केट रेट वगैरह वगैरह। देन एग्जाम्पल ऑफ टॉपिक्स स्टडीड इंक्लूड इन्फ्लेशन, यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सबको पढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स हम देखें तो कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट कॉम्पिटिशन, लेबर और इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में, यहाँ पे भी फर्क है। अब इकोनॉमिक्स की बात हम जब कर रहे हैं तो दैट इज थ्योरी, दैट इज सब्जेक्ट, या हम स्टडी कर रहे हैं। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे रिसोर्स को यूज किया जा रहा है, प्राइस कैसे डिटरमाइंड हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रहा है, ठीक है। ये डील कर रहा है आइडियाज, मॉडल्स, प्रिंसिपल और लॉ के साथ। एग्जाम्पल जैसे कि थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फिजिकल पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स। और इकोनॉमी क्या है, प्रैक्टिकल सिस्टम, रियल वर्ल्ड में कैसे चल रहा है, एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन, कि हम जब एक्चुअल फंक्शनिंग देख रहे हैं ना कि कंट्री कैसे प्रोड्यूस कर रही है, जॉब्स, प्राइसेस, ट्रेड हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स इन एक्शन। तो इकोनॉमी का क्या मतलब है, इट इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन, मतलब प्रैक्टिकल सिस्टम, रियल वर्ल्ड में चीज़ों को हम देख रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फिजिकल पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे प्रैक्टिकली हम जो है उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन, जॉब्स, प्राइसेस, ट्रेड, तो कंट्री एक्चुअली कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे प्रोडक्शन के कैसे किस लेवल पे हो रहा है, जॉब्स कितना है, प्राइसेस, ट्रेड, सब कुछ। तो ये क्या है कि इकोनॉमिक्स इन एक्शन, कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी को आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं या प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर रहे हैं,
ठीक है। जैसे कि हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में क्या चीज़ हो रहा है, यूएस इकोनॉमी हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी हो गया। तो मेजर डिफरेंसेस अगर हम देखें तो ये इकोनॉमी का मतलब हो गया कि सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन रियल लाइफ, कि बेसिकली कितना रिसोर्स है, कहाँ कितना एलोकेट करना है, यही इकोनॉमी है। और यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, हाउ स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, ठीक है। स्कोप अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ये थ्योरेटिकल और एनालिटिकल है। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, यहाँ हम अगर इकोनॉमिक्स कहते हैं तो हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फोकस कहाँ होता है, तो इकोनॉमी का फोकस होता है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। और यहाँ पे हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जैसे कि स्कार्सिटी, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो इकोनॉमी एक्शन ओरिएंटेड है और इकोनॉमिक्स स्टडी ओरिएंटेड है, ठीक है। बेसिकली ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क है, कि जो हम यहाँ थ्योरी में पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब समझते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब रिसोर्सेज, ये सब क्या हुआ, रिसोर्स हुआ। जो ये जो रिसोर्स हुआ, लैंड रिसोर्स है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या है, लिमिटेड है। और ह्यूमन का वांट तो इन्फिनाइट है। तो इसके वजह से 3 सेंट्रल क्वेश्चन बनता है और हर सोसाइटी को ये आंसर करना पड़ता है। ये 3 सेंट्रल क्वेश्चन, 3 सेंट्रल क्वेश्चन में क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है। अब हमने सोच लिया कि ठीक है क्या प्रोड्यूस करना है, अब हम सोचेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, अब कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये भी सोच लिया कि हाँ ठीक है क्या क्या रहेगा, किस प्रोसेस से हम प्रोड्यूस करेंगे। देन अब सोच रहे हैं हम कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये 3 सेंट्रल क्वेश्चन होता है जो हर सोसाइटी को आंसर करना होता है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइड करते हैं कि कौन सा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, हम चाहेंगे ठीक है सब कुछ प्रोड्यूस कर दे, नॉट पॉसिबल। तो हमें चूज करना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है। देन हाउ टू प्रोड्यूस, चूज करना है कि सबसे इफिशिएंट वे क्या है जिससे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि कम से कम चीज़ों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए। बेसिकली तो हम यही सोचेंगे ना, ठीक है। देन होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन लेने वाला है। आप अगर सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, मार्केट में कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे ना, आप जी जरूर सोचेंगे कि आखिर किसके लिए कर रहे हैं, कौन से सेक्शन को टारगेट करना है, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं, हाई क्लास प्रोफाइल के लिए कर रहे हैं या और किसी के लिए कर रहे हैं। आप ये जरूर सोचेंगे कि ये जो है कौन सा जो मेंबर ऑफ सोसाइटी है उसके पास ये गुड्स जाने वाला है, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं, बेसिक है। देन अब स्कार्सिटी इन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में जो स्कार्सिटी है इसको देखते हैं। तो स्कार्सिटी फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये है लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास, और ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता इतना रिसोर्सेस और इतने सारे ह्यूमन का वांट्स, क्योंकि ह्यूमन का वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो जब भी हम कोई डिसीजन करते हैं विथ ट्रेड ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन व्हेन चॉइस इज मेड। सो अब समझते हैं कि जो हर डिसीजन है ना वो ट्रेड ऑफ के साथ आता है एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ आता है। मतलब जो भी आप डिसीजन करते हैं उसमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है हमें, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ आता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन व्हेन अ चॉइस इज मेड। मतलब क्या है कि जब आप चॉइस करते हैं कि ये काम करना है या ये काम करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक को जब चुनते हैं ना तो आपका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है तो वो चला जाता है। अब दोनों को चूज नहीं कर सकते हैं, आपको एक ही को चॉइस करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, आपके पास मनी है, आपको लग रहा है कि मुझे वैकेशन पे जाना चाहिए, तो आपके पास तो मनी अनलिमिटेड तो नहीं है ना, लिमिटेड है। तो आपने सोच लिया कि आपको वैकेशन पे जाना है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या हुआ कि हो सकता है कि आप इस पैसे से क्या कर सकते थे, कुछ और खरीद सकते थे, कुछ और भी आपको चाहिए था, गैजेट्स चाहिए थे, बुक चाहिए था, कुछ भी चाहिए था, आप वो खरीद सकते थे। लेकिन
फिर भी आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ा। आप क्या कर रहे हैं, वैकेशन पे जा रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है वैकेशन पे जा रहे हैं, ये सब चीज़ अगर जा रहा है तो जा रहा है, तो एनी हाउ आप क्या कर रहे हैं कि हर हाल में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है आपको, ठीक है, कि जो वैल्यू है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिस करना पड़ रहा है, तब आप चॉइस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इनफिनाइट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग क्या करता है, involves considering the benefits and opportunity cost of each decision to maximize utility और profit, ठीक है। तो हम जब भी डिसीजन मेकिंग करें या ब्रॉड लेवल पे जब भी डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है कि हम ऐसा क्या चुनें कि जिससे कम से कम हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, ठीक है, कि अगर यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है तो हम कैसे चीज़ को चुनें और कैसे चीज़ को जाने दें। इसका मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल है, जो इम्पॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले चुना जाएगा, ठीक है, और जो फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, उसको अब छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि एक साथ सब नहीं कर सकते। तो कारण क्या है, वही है लिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड वांट है और रिसोर्स और नीड के बीच का गैप है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वाटर स्कार्सिटी है, फ्यूल स्कार्सिटी है, लैंड स्कार्सिटी है। तो आप अगर बिजनेस करने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब भी स्कार्स है, ठीक है। तो वाटर स्कार्स है तो ये क्या करता है, एग्रीकल्चर और डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। फ्यूल स्कार्सिटी की वजह से जो एनर्जी का प्राइस है वो ग्लोबली बढ़ जाता है। लैंड स्कार्सिटी की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टी प्राइस अर्बन एरियाज में बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या है, चॉइस क्या है आपके पास कि व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अपॉर्चुनिटी क्या, कॉस्ट क्या है, गिविंग अप वन चॉइस फॉर अनदर, कि 2 चॉइस था, अब दोनों को चूज नहीं कर सकते तो आपको एक को जो है जाने देना पड़ गया, ठीक है, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। देन मार्केट प्राइसेस क्या है कि स्कार्सिटी इंक्रीजेस प्राइसेस ड्यू टू हायर डिमांड। अब स्कार्सिटी है इसीलिए प्राइस बढ़ता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर सब लोगों को वही चीज़ चाहिए होगा तो क्या होगा, डिमांड, प्राइस तो बढ़ेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन एसेंस अगर हम बात करें कि स्कार्सिटी जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले ये रिसोर्सेज कहाँ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हाँ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, कहीं और इसको लगा दे रहे हैं जहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो ये स्कार्सिटी हमें इन सब चीज़ों में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि नीड्स वर्सेस वांट में क्या डिफरेंस है। तो नीड्स एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, ठीक है, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, और ये लिमिटेड और मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है। तो जो हमारा नीड है ना, तो ये ऐसा चीज़ है कि ये सर्वाइवल के लिए ही ज़रूरी है। जैसे कि फूड को आप फूड के बिना नहीं रह सकते, वाटर, घर, इन सब चीज़ के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसको प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए और हमारा नीड लिमिटेड है तो सबसे पहले नीड पूरा होना चाहिए। देन वांट्स क्या है कि ये डिज़ायर है कि किस तरीके से हम कंफर्ट और लाइफस्टाइल को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, लग्जरी, कार, गैजेट्स। तो ये क्या है, अनलिमिटेड है। नीड हमारा लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन वांट्स हमारा अनलिमिटेड है एंड नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। और ये वांट्स के बिना हम रह भी सकते हैं। अगर आपके पास लग्जरी कार नहीं है आप जी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फूड नहीं है तो क्या आप जी सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे भी इकोनॉमिक डिसीजन होता है, ठीक है। तो इसको हमने काफ़ी डिटेल्स में देखा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब एक बार और समझ लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सिंपल हुआ कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो चला गया, सॉरी, उसको हमें फोरगॉन करना पड़ा जब चॉइस बना, ठीक है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कॉस्ट ऑफ मिसिंग आउट ऑन एन ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हमने क्या किया कि कितना हमने मिस आउट किया। हमने जो 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुना तो हमारा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जिसको हमने जाने दिया, ठीक है, तो इससे हमें कितना नुकसान हुआ। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है, ट्रेड ऑफ बिटवीन
टू और मोर ऑप्शन। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि ऐसा सिचुएशन जहां पे अगर एक ऑप्शन को आप चूज कर रहे हैं तो आपको गिव अप करना पड़ रहा है दूसरे ऑप्शन को। आपको कुछ मिल रहा है तो आप कुछ खो रहे हैं रिटर्न में, ठीक है। तो फीचर्स वही स्कार्सिटी के वजह से हो रहा है, यहाँ ट्रेड ऑफ होगा। ये अप्लाई हो सकता है इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट सबके ऊपर। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखा कि 500 जो है अगर आप मूवी पे स्पेंड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ए बुक, तो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? बुक था। देन कंपनी अगर क्या कर रही है, बिल्ड कर रही है फैक्ट्री, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन रिसर्च, कि रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, फैक्ट्री बिल्ड कर रही है। गवर्नमेंट फंड कर रही है किसको? डिफेंस को ओवर हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में। ये क्या शो करता है? ट्रेड ऑफ और इफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन। अब समझते हैं इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, ठीक है, कि एक्सप्लिसिट मतलब आपके पॉकेट से कितना गया, कितना एक्सपेंस हुआ, और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब कि नॉन मॉनेटरी कॉस्ट, जैसे कि टाइम आपका लॉस्ट हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन मॉनेटरी है, लेकिन आपका टाइम तो गया ना, ये भी खराब हुआ ना, तो ये भी आपका कॉस्ट है। और ये कैसा कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। अब समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज फॉर वन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ अनदर। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे ये सिंपली हम और किसी चीज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज कर रहे थे, तो प्रोडक्शन के केस में क्या है कि आप जो है एक को चूज कर रहे हैं, दूसरे को आपको जाने देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्रोडक्शन, जो कि रिफ्लेक्ट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में, जिसको कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो आप गिव अप करते हो कुछ और पाने के लिए। आई थिंक जितना मैंने इसको डिस्कस किया, आई थिंक आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं भूलेंगे कि आपको जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, आपको उसको जाने देना पड़ा, और आप उस वैल्यू को जो है क्या करें, कैलकुलेट कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड, ठीक है। अब कुछ MCQ देख लेते हैं, ठीक है, और ये MCQs आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप भी ट्राई करिए साथ साथ, और अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। एक्टिवली अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो अब समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल किसको कहते हैं। हमने अभी पढ़ा कि इंडिविजुअल किसको कहते हैं, क्या सिंगल पर्सन को, या वोटर इन इलेक्शंस की अ डिसीजन मेकिंग यूनिट विच मे बी अ पर्सन और ग्रुप, ठीक है, या ओनली अ कंज्यूमर। तो सिंपली आपको क्या लग रहा है, आंसर क्या होगा इसका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर डेफिनेटली सी है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ एक ह्यूमन नहीं होता है, इसका मतलब कोई भी यूनिट हो सकता है जो इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, फर्म हो, स्कूल हो और ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। देन अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस। तो इसमें से कौन सा सर्विस है, ठीक है। ये सब बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि हम 12th क्लास की बुक से कवर कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ भी है। तो इसमें से सर्विस क्या है? राइस है, शर्ट है, टीचिंग इन स्कूल और शूज़। डेफिनेटली इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, टीचिंग इन स्कूल। तो अब समझते हैं कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है, ठीक है। तो गुड्स का मतलब है टेंजिबल, जिसको कि आप टच कर सकते हैं, जैसे कि राइस हो गया, शर्ट हो गया, शूज हो गया, आप क्या कर पा रहे हैं, अपने हाथ से टच कर पा रहे हैं, तो गुड्स को आप हमेशा ही छू पाएंगे, ठीक है। और सर्विसेज क्या हुआ? इनटेंजिबल है, इसको आप टच नहीं कर पाएंगे, ओनली एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि टीचिंग है, डॉक्टर ट्रीटमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये सब क्या है? इंटेंजिबल है, इसको तो आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज का बेसिकली ये डिफरेंस है कि गुड्स टेंजिबल है, कैन टच, और सर्विसेज इनटेंजिबल है, इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। देन अब देखते हैं कि स्कार्सिटी इन इकोनॉमी अराइजेस बिकॉज। तो अब स्कार्सिटी क्यों आता है इकोनॉमी में, ठीक है, आप बताइए। क्या गवर्नमेंट फेलियर की वजह से, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, अनलिमिटेड वांट बट लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, या लैक ऑफ मनी ओनली। अब इतनी बार हमने जो है डिस्कस कर चुके हैं कि आपको इसका भी आंसर डेफिनेटली पता होगा कि ये क्या है, अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, कि ह्यूमन का वांट ये तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, ठीक है, और रिसोर्सेज जो है जैसे लैंड, लेबर, मनी, ये लिमिटेड है, तो इसका ये मिसमैच की वजह से स्कार्सिटी आता है। ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है कि नहीं है ये कुछ चीज़, ठीक है। स्कार्सिटी हमेशा ही होता है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज और जो वांट है इसके बीच डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है गवर्नमेंट अलोन, तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉर्न एंड एक्सचेंजिंग सरप्लस फॉर क्लोथ्स। मतलब फार्मर क्या कर रहा है, कॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है और वो एक्सचेंज कर रहा है फिर क्लोथ्स के लिए, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप सिंपली देख पा रहे हैं तो मनी का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, कॉर्न के बदली क्लोथ, क्लोथ के बदली कॉर्न। तो यहाँ ये क्या है, इन्फ्लेशन है, बार्टर सिस्टम है, मोनोपोली है, टैक्सेशन है। सिंपली दिख रहा है कि ये क्या है, बार्टर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बार्टर इज इक्वल टू गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स विदाउट मनी, ठीक है। यहाँ पे मनी नहीं आया, गुड्स के बदले गुड्स हमने ले लिया, ठीक है। फार्मर ने कॉर्न दिया और उसको बदले में क्लोथ मिला। और मॉडर्न इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं। ऐसा नहीं चलता है कि ठीक है आप ये कॉर्न ले लो और ठीक है मुझे जो है क्लोथ्स दे दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब सिंपल इकोनॉमी हुआ करता था तो तब बार्टर यूज हुआ करता था, ठीक है। आप समझते हैं कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स इन इकोनॉमिक्स। तो इसमें रिसोर्स क्या नहीं है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, मशीनरी या पर्सनल डिजायर फॉर लग्जरी। डेफिनेटली इसका भी आंसर आपको पता होगा, ठीक है। सो आंसर इज डी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि रिसोर्स का क्या मतलब है, रिसोर्सेज इज इक्वल टू इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो रिसोर्सेज की बात जब भी हम कहते हैं ना कि रिसोर्सेज क्या है, कि हम ऐसा इनपुट लगा रहे हैं जिससे कि गुड्स और सर्विस हम प्रोड्यूस कर पाए, तो वो रिसोर्स हुआ। जैसे कि लैंड, लेबर, टूल्स, मशीनरी, सब क्या है, रिसोर्सेज है कि इन सब के हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो पर्सनल डिजायर फॉर लग्जरी, तो ये लग्जरी अगर कोई चाह रहा है तो ये क्या है, ये डिजायर वांट है, ठीक है। ये कोई प्रोडक्शन इनपुट तो नहीं है ना, ठीक है। सो अब देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अ टीचर अर्निंग सैलरी एंड बाइंग गुड। तो अगर कोई टीचर क्या कर रहा है, सैलरी अर्न कर रहा है और बाय कर रहा है गुड को, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, मनी बेस्ड एक्सचेंज, बार्टर और कमांड इकोनॉमी। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या बात हो रही है, सैलरी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है और बाइंग गुड्स की बात हो रही है। तो डेफिनेटली ये क्या है, बी इसका आंसर होगा। मनी बेस्ड एक्सचेंज हुआ यहाँ पे क्योंकि टीचर ने क्या प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड किया और फिर मनी अर्न किया और फिर गुड को बाय किया। तो ये क्या है, मार्केट एक्सचेंज यूजिंग मनी नॉट बार्टर। तो इसमें हम स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं कि हाँ टीचर है प्लस मनी इकोनॉमी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। व्हाट लिमिट्स द क्वांटिटी, ठीक है, व्हाट लिमिट्स द, गिव मी अ मोमेंट, What limits the quantity of goods a producer can produce, ठीक है, कि प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर सकता है, उसके क्वांटिटी को क्या लिमिट करता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या फैशन ट्रेंड, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, वेदर ओनली या कंज्यूमर टेस्ट ओनली, ठीक है। आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, क्या फैशन ट्रेंड है, वेदर ओनली है, कंज्यूमर टेस्ट है? ऑब्वियसली रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, ठीक है। कि प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, स्किल, टाइम, इन सब के ऊपर, ठीक है। अगर इवन इफ डिमांड इज हाई और रिसोर्स लिमिटेड है तो आउटपुट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोर आइडिया क्या है कि चॉइस अंडर स्कार्सिटी। तो हमें यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स के अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना क्वांटिटी बन सकता है और कितना नहीं। सो अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गुड्स आर इंटेंजिबल। क्या गुड्स इंटेंजिबल है, हमने पढ़ा कि गुड्स क्या है। देन सर्विस प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन विदाउट फिजिकल फॉर्म, ठीक है। देन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या गलत है, हमने गुड्स के बारे में क्या पढ़ा था। तो इसका आंसर ऑब्वियसली 2 और 3 होगा क्योंकि गुड्स इंटेंजिबल नहीं है बल्कि गुड्स को हम छू सकते हैं, गुड्स टेंजिबल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, गुड्स टेंजिबल है इसलिए गलत है। स्टेटमेंट 2 सही है, सर्विसेज इंटेंजिबल है। और स्टेटमेंट 3 डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है वांट्स को। देन अब देखते हैं, व्हाई डू इंडिविजुअल्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज इन सिंपल इकोनॉमी। आखिर हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते ही क्यों हैं? क्या सोशल स्टेटस हमें दिखाना है, क्योंकि नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट इसलिए, ठीक है, या टू इंक्रीज इन्फ्लेशन या टू अवॉइड टैक्सेस। आपको क्या लग रहा है, टैक्सेस के लिए, इन्फ्लेशन के लिए या सोशल स्टेटस दिखाने के लिए? आंसर है बी, क्योंकि कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है,
ठीक है, हर कोई अपना काम सारा का सारा काम एक इंसान नहीं कर सकता है, हमें इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है एक दूसरे पे, ठीक है। सो हर पर्सन के पास एवरीथिंग नहीं है। देन फार्मर के पास फूड है, वेवर के पास क्लोथ है, टीचर अगर कोई है तो उसके पास क्या है, स्किल है, तो हमें एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो एक्सचेंज क्या करता है, हमें अलाउ करता है म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, ठीक है। तो इससे इंटरडिपेंडेंस हम इसीलिए देखते हैं सोसाइटी में कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है, हम सारा कुछ खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। देन अब समझते हैं द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज मेनली ड्यू टू। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेनली क्यों अराइज हो रहा है? क्या पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, क्या स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है एंड नीड फॉर द चॉइस, क्या इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से? तो हमने कितनी बार इस चीज़ को बताया, पॉपुलेशन ग्रोथ से तो कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे आप अगर देखें और आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो तो लग सकता है आपको कि हाँ ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। एक बार को आपको लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी सही लगे, लेकिन मेन जो इशू है वो क्या है? सी, ऑप्शन सी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड नीड फॉर द चॉइस। क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है तो सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये सेंट्रल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। देन अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इससे और भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा, इसके बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन एन इकोनॉमी अराइजेज मेनली ड्यू टू, फिर से उसका आंसर वही होगा कि आखिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों हो रहा है, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कंपीटिंग यूजेस, ठीक है। हमने इसको बार बार देख लिया तो अब इसको हम नहीं देखेंगे। देन अब मूव करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो अ फैमिली गिव्स अप बाइंग अ कार टू इन्वेस्ट इन चिल्ड्रंस एजुकेशन, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिए कि अगर कोई फैमिली है तो वो कार नहीं खरीद रही है, क्यों? क्योंकि उसको उस फैमिली को क्या करना है, बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है। देन अ गवर्नमेंट शिफ्ट फंड्स फ्रॉम मिलिट्री टू हेल्थ केयर। अब गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, मिलिट्री से हेल्थ केयर में फंड को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या दिखा रहा है, क्या ये सिचुएशन क्या दर्शा रहा है? क्या ये इन्फ्लेशन है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या मोनोपोली है, या क्या बार्टर है? बिल्कुल आंसर साफ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन अब कंपैटिबिलिटी बिटवीन व्हाट सोसाइटी प्रोड्यूसेस एंड व्हाट सोसाइटी वांट्स रेफर्स टू। तो जो अगर ये कंपैटिबिलिटी है कि क्या सोसाइटी जो प्रोड्यूस कर रहा है और सोसाइटी को क्या चाहिए, ये क्या है? क्या ये फिजिकल डेफिसिट है? नहीं। क्या ये डिमांड सप्लाई एडजस्टमेंट है? क्या ये करेंसी एक्सचेंज है? आपको लग रहा है यहाँ करेंसी एक्सचेंज हो रहा है? क्या ब्लैक मार्केटिंग है? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट सोसाइटी प्रोड्यूसेस, मतलब सोसाइटी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोसाइटी क्या चाह रहा है। तो ये बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई है कि जो डिमांड है वही सोसाइटी जो है सप्लाई करेगा ना। वही कोई कंपनी है तो वो डिमांड के हिसाब से जो है प्रोड्यूस करेगा, सप्लाई करेगा। तो दैट इज डिमांड एंड सप्लाई का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अगर जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और डिमांड कम है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे वेस्ट होगा रिसोर्सेस। मतलब क्या कि डिमांड तो है नहीं और प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, तो सिंपल सी बात है कौन खरीदेगा इसको? वेस्ट होगा, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन नहीं कम हो रहा है उसके कंपैरेटिवली, तो क्या होगा? शॉर्टेज होगा। लोगों में डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर किसी को चाहिए, पर अगर नहीं मिल पा रहा है तो शॉर्टेज होगा, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं है। तो इकोनॉमी को बैलेंस करना पड़ता है कि क्या कलेक्टिव वांट है कलेक्टिव प्रोडक्शन के साथ, और इसी को इफिशिएंट रिसोर्स यूज कहते हैं। देन अब और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें से क्या जो डिफाइन कर रहा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को, ठीक है, ध्यान से देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी अमंग पीपल, ठीक है। देन यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट। आपको क्या लग रहा है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन चारों में क्या है? ठीक है, मनी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, या यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। डेफिनेटली क्या है? इसका आंसर बी है। सो एलोकेशन का क्या मतलब हुआ
कि हाउ मच लैंड लेबर कैपिटल गोज टू विच प्रोडक्ट। अब तो देख के ये भी लग रहा है ना कि अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में ये वाला को भी आप करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी अमंग पीपल, बट ये नहीं है। ठीक है, तो एलोकेशन का मतलब है कि कितना लैंड लेबर कैपिटल जो है किस प्रोडक्ट के लिए जा रहा है। मोर लैंड टू वीट वर्सेस कॉटन, तो ये अब डिसाइड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हम वीट को दें या कॉटन को दें। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन साइट डिसीजन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे डिसाइड ये कहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसी जगह पे डिसाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इन एन इकोनॉमी इज कंसर्न्ड विथ। ठीक है, तो कैसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, देन हु गेट्स हाउ मच ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड, किसको कितना प्रोड्यूस गुड मिल रहा है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। या टेक्नोलॉजी कैसे चूज किया जा रहा है, या टैक्स कैसे लगाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, कि जब प्रोडक्शन हो जाता है तो गुड्स को हम क्या करेंगे, अब जो भी सामान था ये सपोज ये प्रोड्यूस हो चुका है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस गुड्स को शेयर ही तो करेंगे, लोगों को ही तो देंगे। ठीक है, तो रिच वर्सेस पुअर, मिनिमम कंजम्पशन, फ्री एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ भी तो डिपेंड करता है कि कौन कितना जो है उस प्रोड्यूस गुड को ले सकता है। ठीक है, दिस इज इक्विटी एंड वेलफेयर डायमेंशन, तो ये क्या है, इक्विटी और वेलफेयर डायमेंशन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, तो ये किससे रिलेटेड है कि किसको कितना जो है प्रोड्यूस गुड मिल रहा है। ओके, देन अब जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, तो क्या है ये 3 सेंट्रल इकोनॉमी। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वालिटी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, व्हाट है, हाउ है, फॉर होम टू प्रोड्यूस है, वेयर टू प्रोड्यूस तो नहीं है, कहाँ प्रोड्यूस करना है ये तो नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है इसका आंसर क्या है, ए 1, 2 एंड 3। यहाँ पे व्हाट, हाउ, फॉर होम है, वेयर नहीं है। देन अब मूव करते हैं, चूजिंग बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स रिलेटेड टू। ठीक है, तो अगर हम जो चूज कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है, हाउ टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है, फॉर होम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है, व्हेन टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पे फॉर होम टू प्रोड्यूस ये तो नहीं है, व्हेन टू प्रोड्यूस ये तो नहीं है, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस है ना, ये कि हम यहाँ पे लेबर इंटेंसिव में चूज कर रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज कर रहे हैं कि ठीक है हम जो अब प्रोड्यूस करेंगे हम कैसे यूज करेंगे, लेबर का यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बी, हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये क्या दर्शाता है, इट इज अबाउट मेथड या टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन चूज लेबर इंटेंसिव टू क्रिएट जॉब्स। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज सब कुछ मशीन मेड क्यों नहीं कर रही है, लेबर इंटेंसिव क्यों है, ताकि जॉब क्रिएट हो सके ना। सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, तो जॉब कार्ड तो डिलीट ही हो जाएगा ना। सो दैट इज द इशू। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई भी सोसाइटी है जहाँ पे लग्जरी कार ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है बेसिक फूड ग्रेन से ज़्यादा, तो यहाँ पे आप क्या चूज़ कर रहे हैं, आइटम चूज़ कर रहे हैं ना कि लग्जरी कार प्रोड्यूस करना है या बेसिक फूड आइटम प्रोड्यूस करना है। तो ये क्या आंसर कर रहा है, हाउ को तो आंसर नहीं कर रहा है, होम किसके लिए ये भी आंसर नहीं कर रहा है, व्हाट को आंसर कर रहा है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, या तो फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना है या लग्जरी कार प्रोड्यूस करना है। तो ये व्हाट को आंसर कर रहा है। ठीक है, देन अब देखते हैं, ये फिनिश हो गया, कुछ हमने एमसीक्यूज कर लिए, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से है ताकि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो सके और इन सब छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़न दूर हो सके। जैसे कि इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन है, तो आप सोचेंगे इंडिविजुअल में अगर आ गया, ठीक है, ओनली 1% और आपको इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो आप क्या उसी में टिक करेंगे। सो ये छोटे छोटे जो एमसीक्यूज है ना ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, सो हेल्पफुल हो सकता है आपको एग्जाम के लिए एंड आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब समझते हैं एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, पीपीएफ कर्व। तो ये क्या है, एक कर्व है जो कि शो करता है कि अगर मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स और सर्विसेज है कोई इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और इसको एक जो है अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दे दिया गया। अब अगर कोई भी कंपनी है तो वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करना चाह रहा है 2 गुड।
ठीक है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स वो प्रोड्यूस करेगा एक साथ कि ये और ये प्रोड्यूस करना है, और उसको अवेलेबल रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दिया गया है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है ट्रेड ऑफ्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, ठीक है, दैट अराइजेस फ्रॉम एलोकेटिंग रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट गुड्स। तो अब इसी बात को समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या आंसर करता है, एक क्वेश्चन को आंसर करता है कि अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है तो हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट कैन वी प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमारे पास रिसोर्सेस काफ़ी लिमिटेड हैं। तो फीचर अगर देखें, की फीचर ऑफ पीपीएफ, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, नाम से समझिए पहले, यहाँ पे क्या प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें ये ज़रूरत क्यों है, क्योंकि फिर से वही कॉन्सेप्ट कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, स्कार्सिटी है, तो हम हर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम किसी एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ हमने जो 2 गुड सेलेक्ट किया, ठीक है, तो हमें दूसरा गुड्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ सपोज राइस है और वीट है, अगर हम राइस प्रोड्यूस करना चाहते हैं ज़्यादा तो हमें वीट को कुछ कम करना पड़ेगा। दोनों चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर राइस को हमने चूज़ किया है कि ये ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो वीट को हमें कम करना पड़ेगा, और इसी को हम कहते हैं ट्रेड ऑफ। हम समझ चुके हैं ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस, ठीक है, तो हमें कम गुड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिंपल, अगर सर्विस को 21 था पहले, ठीक है, अगर सर्विस कोई भी सर्विस था, आप 21 सर्विस प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आपने बढ़ा दिया 27 सर्विस कर दिया, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे थे 22, अब ये 18 हो चुका है। तो हमने क्या किया, सर्विस को बढ़ाने के लिए गुड्स को घटा दिया, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम देख चुके हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लेते हैं इसको कि हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेट समथिंग मोर, मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, क्योंकि एक चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए, हमें राइस ज़्यादा चाहिए, इसलिए वीट को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो पीपीएफ में हम क्या देखते हैं कि जब हम एक गुड को ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें दूसरे गुड्स को कम करना पड़ रहा है, ठीक है, या गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर आप एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड ऑन पीपीएफ। तो जो पीपीएफ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम बात तब करेंगे जब पूरा का पूरा जो रिसोर्सेस है वो यूटिलाइज्ड हो चुका है, ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ 100, सपोज एक क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है, 100 रिसोर्सेस है, और हम 100 रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके हम कह रहे हैं कि कितना वीट कितना राइस हम प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये जो है कर्व में हमें तभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखेगा जब ये रिसोर्स पूरा का पूरा यूज हो चुका है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज शोन बाय द स्लोप ऑफ पीपीएफ। तो ये स्लोप जो पीपीएफ का स्लोप है अभी हम देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डायग्राम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो अभी इसको हम आराम से समझते हैं। तो ये हम जो पीपीएफ का शेप देख रहे हैं ये कनकेव क्यों है, ये कनकेव होता है पीपीएफ का शेप इस तरीके से, ठीक है, ये कनकेव है। कनकेव पीपीएफ का मतलब है कि कर्व जो है बोर्ड आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ इस तरीके से है, ये कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये बाहर की तरफ इस तरीके से कर्व है और ये ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स कीप्स इंक्रीजिंग। तो इसका क्या मतलब है, ऐसे हमें क्या दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा की तरफ बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही ना। तो एक्स्ट्रा यूनिट को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो डायग्राम क्या दिखा रहा है कि जब सर्विस को हमने क्या किया, ये सर्विस है, ये पोर्शन सर्विस दिखा रहा है, ये पोर्शन गुड्स को शो कर रहा है,
ठीक है। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है कि जब तो सर्विस को हमने 21 से 27 कर दिया, पहले ये 21 था, ठीक है, 21 था, तो हम यहाँ पे जो ये गुड्स है हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे थे, 22 गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ध्यान से देखिए कि जब यहाँ सर्विस 21 था तो हम 22 गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे थे, और जैसे ही हमने फिर सर्विस को बढ़ाया, ठीक है, 27 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सिर्फ 18 गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम क्या दिखा रहा है कि जैसे हम इन सर्विस को बढ़ा रहे हैं 21 से 27, तो हमें गुड्स में फॉल देखने के लिए मिल रहा है, गुड्स 22 से 18 हो गया। तो ये इलस्ट्रेट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पेरेटो इफेक्ट प्रोडक्शन ऑन पीपीएफ। ठीक है, तो ये पेरेटो इफिशिएंसी शो कर रहा है। अब देखते हैं व्हाई डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज, आखिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बढ़ता है। तो अगर हम सिंपली जाने कि रिसोर्स जो है इक्वली इफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स और सर्विस या दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले वी यूज लेस सूटेबल रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले हम लोग लेस सूटेबल रिसोर्सेज क्यों यूज़ करेंगे, ये थोड़ा ऑफ लग रहा है ना सुनने में कि पहले तो इंसान जो सबसे अच्छा रिसोर्सेज है उसको यूज़ करेगा, लेकिन अब समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सपोज करते हैं कि एक इकोनॉमी प्रोड्यूस करना चाहता है फूड ग्रेन और इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, तो इनिशियली क्या करेगा, तो जो सबसे बेस्ट लैंड रहेगा वो फूड के लिए यूज़ करेगा, क्योंकि हमें फूड ग्रेन और इंडस्ट्री दोनों लगाना है, दोनों करना है। तो फूड ग्रेन के लिए सबसे पहले जो अच्छा लैंड था उसको यूज़ किया गया। फिर हम क्या करेंगे, वी प्रोड्यूस अ लिटिल मोर इंडस्ट्री। अब लगा कि ठीक है लिटिल, अब हमें इंडस्ट्री को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी शिफ्ट मार्जिनल लैंड। तो अब थोड़ा सा हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमें फूड का लॉस होगा, जैसे कि ये एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है, ये फर्टाइल लैंड है, ठीक है, ये थोड़ा उससे थोड़ा सा बुरा लैंड कह सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है लेकिन ये लैंड, ठीक है। तो पहले हमने ये फूड के लिए रखा और हमने यहाँ पे फूड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे हमने इंडस्ट्री लगाना है। फिर हमें कुछ देर बाद लगा कि नहीं, इंडस्ट्री के लिए और थोड़ा सा इंडस्ट्री ज़्यादा होना चाहिए, तो अब तो हमें डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा फूड का लैंड इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सपोज इतना सा लैंड इंडस्ट्री को दे दिया, तो हमारा जो है फूड में लॉस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कितना होगा, कम लॉस होगा, क्योंकि हमने कम जो है लैंड दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लगा हमारा कि हमने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए फूड को कम किया, लेकिन ये लॉस हमारा स्मॉल है, ठीक है। अब फर्दर क्या कर रहे हैं कि अब वी शिफ्ट फर्टाइल लैंड फ्रॉम फार्मिंग टू फैक्ट्रीज। अब लग रहा है कि चलो और थोड़ा सा होना चाहिए, तो हमने अब क्या किया, अब जो फर्टाइल अच्छा लैंड है, ठीक है, उसको हम इंडस्ट्री में दे रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फूड प्रोडक्शन तो शार्पली फॉल होगा ना, क्योंकि आपने इतना सारा लैंड इंडस्ट्री को दे दिया, तो फूड प्रोडक्शन गिरेगा। का मतलब कंक्लूजन क्या है कि जितना हम इंडस्ट्री को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो अब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता जा रहा है फूड में, ठीक है, क्योंकि पहले अगर हमने इंडस्ट्री पूरा अलग अलग लगाया हुआ था, यहाँ पे हमें फूड को कम फर्क पड़ा, फिर हमने थोड़ा लैंड लिया, तो ठीक है, अभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ा पर कम है, पर अब हम अगर ज़्यादा लैंड ले रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। तो यही बेसिकली हमें समझना है। तो अगर आप इनिशियली क्या कर रहे हैं, इनिशियली शिफ्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे सूटेबल था आप वो दे देंगे क्या इंडस्ट्री को, या वो आप रखेंगे फूड प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए ये है कि वी यूज़ लेस सूटेबल रिसोर्सेज। तो पहले जब हम शिफ्ट करेंगे ना कि ठीक है इंडस्ट्री अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फूड हमारा घट रहा है, तो जो लेस सूटेबल रिसोर्स होगा पहले हम वो यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मेन इंपॉर्टेंट फूड के लिए था वही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वी यूज़ लेस सूटेबल रिसोर्सेज। जैसे हम रिसोर्स को शिफ्ट करेंगे, पहले लेस सूटेबल यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सबसे अच्छा ही हम यूज़ कर लेंगे तो जो फूड ग्रेन था हमारा उसका क्या होगा, ठीक है। यही है सारा कॉन्सेप्ट। तो अब समझते हैं कि कर्व को अच्छे से समझते हैं। ऑन द कर्व, तो कर्व पे रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज्ड होगा, इफिशियंट प्रोडक्शन होगा, इसी को हम कहेंगे पेरेटो का इफिशियंट। तो ये कर्व है, यहाँ पे रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज है,
ठीक है, इसी को हम कहेंगे, ये पॉइंट है पेरेटो का इफिशिएंसी, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देख लिया कर्व में। देन इनसाइड द कर्व पॉइंट डी है, कर्व के अंदर पॉइंट डी अभी हम देखते हैं। यहाँ इसका मतलब ये है कि रिसोर्स यहाँ फुल्ली यूज नहीं हुआ है और जो प्रोडक्शन है वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, प्रॉपर प्रोडक्शन यहाँ हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए पेरेटो का इनएफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चांस है, क्योंकि हमारे पास जो है ना पड़ा हुआ है अभी रिसोर्सेस, तो हम गुड्स को भी बढ़ा सकते हैं और सर्विसेज को भी बढ़ा सकते हैं, और हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है रिसोर्सेज। ठीक है, ऑलरेडी अगर इस जगह पे रिसोर्सेज पड़ा हुआ, ये पेरेटो का इनएफिशिएंट है, मतलब क्या है कि हम इस पॉइंट तक जा सकते हैं लेकिन फिर भी अभी हम इसी पॉइंट पे हैं। तो अगर हम यहाँ से बढ़ते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से बढ़ते हैं हम, तो यहाँ हमारा नुकसान या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जीरो होगा ना। इसलिए जीरो होगा क्योंकि हमको एक चीज को बनाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। तो जब ऑलरेडी आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्स है तो ये क्या पॉइंट हो गया, पेरेटो का इनएफिशिएंट पॉइंट हो गया। आप यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों को बढ़ा सकते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं लगेगा। अब समझते हैं आउटसाइड द कर्व अनअटेनेबल है। ठीक है, मतलब कि ये जो कर्व है ना, इससे ज्यादा अब आप बढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये कर्व से बाहर अब आप कर नहीं पाएंगे, ये अनअटेनेबल है। बेसिकली ये पेरेटो का कर्व हमें क्या बताता है कि हमें जो है रिसोर्स दे दिया गया है। ठीक है, एक इतना रिसोर्स दे दिया गया है, अब आपको इसी रिसोर्स में आप क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे दो गुड्स की बात हो रही है। ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, कि अगर आप इतना ही गुड्स बना सकते हैं और इतना ही सर्विस बना सकते हैं, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। ठीक है, यही बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें बताता है। ठीक है, तो पेरेटो इफिशिएंसी का क्या मतलब है कि ऑन एनी पॉइंट ऑन पीपीपी कर्व पेरेटो इफिशिएंट है। जो कर्व पे ये इफिशिएंट है, मतलब इससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन मतलब नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड विदाउट रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ अदर। तो यहाँ आप मतलब क्या है कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच चुके हैं कि आपने सारे चीज़ को इफिशिएंटली जो है यूज़ कर लिए हैं। तो अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। ठीक है, यही है। तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो शिफ्ट ऑफ द पीपीपी, आउटवर्ड शिफ्ट कब होता है, मतलब ऐसे आउट बाहर की तरफ हम कब जा रहे हैं, जब इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, मोर रिसोर्सेस है, बेटर टेक्नोलॉजी। अब फिर हम यहाँ से इस पॉइंट पे भी जा सकते हैं अगर हमारे पास और रिसोर्सेस हो तो यहाँ पे मोर प्रोडक्शन पॉसिबल। और अगर इनवर्ड की तरफ कर्व जो है इनवर्ड आ रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, या तो नेचुरल डिजास्टर, वॉर या टेक्नोलॉजी का लॉस हो गया है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो लेस प्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने ये काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब इसको मैं रिपीट और नहीं करूंगी। तो अब एक एमसीक्यू आप सॉल्व कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, तो जो पीपीएफ है इज यूजुअली कनकेव टू द ओरिजिन। क्या ये कनकेव होता है? बिकॉज रिसोर्स आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स। क्या लग रहा है आपको, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेज बिकॉज मोर सुटेबल रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फर्स्ट टू द अल्टरनेटिव यूज। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉल्ट कुछ तो दिख रहा होगा। देन अ स्ट्रेट लाइन पीपीएफ इंडिकेट्स कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर लाइन जो है स्ट्रेट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ या घट नहीं रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 and 3 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि रिसोर्सेज स्पेशलाइज्ड है, तो अगर हम प्रोडक्शन को शिफ्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता है और ये कनकेव बनता है। देन ये गलत है। हमने देखा था कि लेस सूटेबल रिसोर्स को हम पहले देंगे ना, जो बेस्ट रिसोर्सेस है उसी को पहले कैसे दे देंगे दूसरे चीज़ के लिए, नहीं दे सकते। देन अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ इसका मतलब है कि रिसोर्स इक्वली इफिशिएंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये बेसिकली ऐसा जो है होता नहीं है। जनरली ये एक आइडियल सिचुएशन है, जनरली कर्व ही बनता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स है। ठीक है, अब और कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो पीपीएफ क्या शो करता है? मिनिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू, maximum output combination with given resources and technology, distribution of income among people, और only agricultural production capacity। नहीं, ये भी नहीं,
क्या मिनिमम की बात हो रही है कि मैक्सिमम की बात हो रही है, कितना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर है बी, ठीक है, कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल है कॉम्बिनेशन दो गुड का, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए हमें किसी को बढ़ाना किसी को घटाना पड़ता है। देन अब समझते हैं, अ पॉइंट लाइंग स्ट्रिक्टली इनसाइड द पीपीएफ इंडिकेट क्या कर रहा है? अंदर की तरफ का जो पॉइंट है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अंडर यूटिलाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी नहीं है, इफिशिएंट नहीं है, इफिशिएंट में अंडर कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर है सी, इनसाइड कर्व क्या है, इकोनॉमी नहीं अच्छे से यूज़ कर रही है फुल कैपेसिटी। मतलब क्या है कि हमारे पास कैपेसिटी यहाँ तक का है और हम अभी यहीं पड़े हैं, हमने यूज़ ही नहीं किया जो भी इफ़िशिएंट रिसोर्स है हमारे पास, ठीक है, तो ये इफ़िशिएंसी इनइफिशिएंसी दिखाता है और अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है, ये ग्रोथ नहीं है, ठीक है। देन अब मूव करते हैं, मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सेम पीपीएफ कर्व सिग्निफाइज कि एक पॉइंट से आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं सेम कर्व में, यह क्या दिखा रहा है? इंक्रीज इन रिसोर्सेज, क्या रिसोर्स आपका बढ़ चुका है, ठीक है, या रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन गुड्स, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, या इन्फ्लेशनरी प्रेशर? ये दोनों तो बिल्कुल ही बेकार है। क्या रिसोर्स आप बढ़ा रहे हैं या रीएलोकेशन कर रहे हैं? रिसोर्स बढ़ा कहाँ से रहे हैं? आपके पास रिसोर्सेज उतना ही है, आप रीएलोकेट कर रहे हैं गुड्स के बीच में कि किसको कितना देंगे, ठीक है, तो ये हो गया। देन अब नेक्स्ट देखते हैं कि पीपीएफ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताता है हमें? क्या मॉनेटरी प्राइस बताता है गुड्स का? टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर क्या ये बताता है? या ये बताता है कि ए क्वांटिटी ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस अनदर? इतनी बार बोल दिया है कि डेफिनेटली आप बोलोगे यही है, ठीक है। देन डी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो आप बताइए, डेफिनेटली मैंने ही बता दिया है कि इसका आंसर सी है, एंड इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एंड फ्रंटियर। आंसर करना है आपको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट इंक्लूड्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑन एंड इनसाइड द कर्व, ठीक है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इंक्लूड्स ओनली इफिशिएंट कॉम्बिनेशंस, या पॉइंट्स आउटसाइड द फ्रंटियर आर ऑलवेज अटेनेबल विद करंट रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ऑफ क्या लग रहा है, ठीक है, जो आपने इतनी बार पढ़ा सबसे ज़्यादा, तो आपको पॉइंट जो 3 नंबर का जो ये है, ठीक है, तो आपको नंबर 3 सबसे ज़्यादा लग रहा होगा कि ये ऑफ है, ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 2 है। सो एग्जाम्पल 1 करेक्ट है, ठीक है, सेट का मतलब ऑन और इनसाइड इस पे या अंदर दोनों, और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। फ्रंटियर का मतलब कि मैक्सिमम इफिशियंसी, और स्टेटमेंट 3 गलत है कि आउटसाइड तो अनअटेनेबल है ना, कि यहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देन एक और देखते हैं, इफ़ ऑल रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी आर यूज ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन। तो अगर सारा रिसोर्स हम सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है? क्या ये इनएफिशिएंसी है, या फुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, या इकोनॉमिक रिसेशन है, या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है? क्या दिखा रहा है ये आपको कि सिर्फ हम इकोनॉमी में कॉटन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा कुछ प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं? तो आंसर इसका है फुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन एट एन एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हम फुल्ली रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट का क्या मतलब है कि ऑल रिसोर्स टू वन गुड, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट का कहने का मतलब है कि हम सारा का सारा रिसोर्सेस एक ही गुड को दे रहे हैं और फिर भी ये इफिशिएंट है, ठीक है, बट जीरो प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, लेकिन दूसरा प्रोडक्शन का नहीं, दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड ऑफ दिखा रहा है, इनएफिशिएंसी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है ना कि हमें कॉटन प्रोड्यूस करना है या राइस प्रोड्यूस करना है, तो अगर हमने कॉटन को चूज़ किया, इसका मतलब क्या है कि हमने पूरा का पूरा रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, एक्सट्रीम पॉइंट पे। इसका मतलब ये नहीं कि इनएफिशिएंट है हम, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट जो है कर लिया। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक पढ़ते हैं, देन आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मे भी आपको लग सकता है कि लेक्चर कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हमने अभी काफ़ी कम टॉपिक्स को डिस्कस किया है, लेकिन मैंने इतने MCQs इसमें इसलिए डाला है क्योंकि इकोनॉमी क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबको पता है एप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, उसके बावजूद भी जब स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आता है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड, और इकोनॉमी का अच्छा खासा वेटेज है, सो पढ़ते हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT, इसको भी समझ लेते हैं, ये काफ़ी क्लोज है इसी टॉपिक से, तो समझ लेते हैं। तो मार्जिन MRT का मतलब है कि ये हमें बताता है कि अगर हाउ मच ऑफ वन गुड वी मस्ट गिव अप
टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड। ठीक है, कि हम यहाँ पे हमने देखा कि हमें एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। अब हमें कितना, क्वांटिटी पे जब हम जाएंगे कि कितना हमें एक गुड को गिव अप करना पड़ेगा दूसरे गुड का एक यूनिट, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि कितना, हाउ मच ऑफ वन गुड वी मस्ट गिव अप। ठीक है, तो सपोज अगर एक इकोनॉमी प्रोड्यूस करिए गुड्स एंड सर्विसेज, और सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इकोनॉमी को 2 यूनिट ऑफ गुड को गिव अप करना पड़ेगा। तो मतलब 1 सर्विस का कॉस्ट हो गया 2 गुड्स। सिंपल सी बात है कि एक सर्विस बनाने के लिए 2 गुड हम गिव अप कर रहे हैं, तो एक सर्विस का कॉस्ट हो गया 2 गुड्स, तो MRT हो गया 2। ठीक है, तो हाउ MRT रिलेटेड टू PPF समझते हैं। MRT इज सिंपली द स्लोप ऑफ PPF। तो ये जो स्लोप है ना PPF का, यही है MRT। स्लोप शोज द रेट ऑफ ट्रेड ऑफ। तो स्लोप हमें दिखाता है कि किस रेट से ट्रेड ऑफ हो रहा है। एवरी पॉइंट ऑन द PPF हैज स्पेसिफिक MRT, और हर पॉइंट पे जैसे यहाँ कितना हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं तो ये MRT हो गया। ठीक है, यहाँ हाउ मच की बात है। देन वाई डज MRT चेंज ऑन कनकेव PPF। अब ये जो होता है कनकेव PPF में MRT बदल क्यों रहा है, वही बात है, रिसोर्स स्पेशलाइज्ड है। जैसे जैसे हम PPF में मूव करते रहते हैं, हम लेस सूटेबल रिसोर्सेज को सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं, मोर सूटेबल रिसोर्सेज को फिर बाद में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम कभी भी मोर सूटेबल रिसोर्सेज यूज़ नहीं करेंगे ना। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता है जैसे जैसे, वैसे वैसे MRT बढ़ता जाता है। तो एग्जाम्पल, इमेजिन एन इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड कॉटन। फिर से हम व्हीट एंड कॉटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और लैंड क्या है, रिसोर्स है यहाँ पे। तो इनिशियल सिचुएशन में क्या होगा, जो फर्टाइल लैंड है, ठीक है, जो व्हीट के लिए अच्छा है, ठीक है, और रॉकी लैंड को किसके लिए दिया जाएगा, पुअर फॉर वीट, तो दे दिया जाएगा कि ठीक है क्लोथ के लिए दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर वीट और क्लोथ अगर हम देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, वीट ज़रूरी है या कॉटन ज़रूरी है। वैसे तो देखा जाए तो वीट ज़रूरी है खाने के लिए, ठीक है, जीने के लिए। तो यहाँ पे हम जो फर्टाइल लैंड है वो वीट के लिए रखेंगे, और जो रॉकी लैंड है या पुअर लैंड है हमने क्लोथ को दे दिया। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा क्लोथ का डिमांड बढ़ गया। तो व्हाट लैंड विल यू शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, तो अब आपको हमने बताया कि आपको ये काम करना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले कौन सा लैंड को शिफ्ट करेंगे, अच्छा वाला लैंड, फर्टाइल लैंड या रॉकी लैंड। ऑब्वियसली आप रॉकी लैंड को ही शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस लिटिल वेट एनीवे, क्योंकि आपको ज़्यादा नुकसान यहाँ नहीं होगा। आप यहाँ कंपेरेटिव देख रहे हैं कि कम नुकसान किस में है, नुकसान तो एनी हाउ आपका है, पर आप देख रहे हैं कम नुकसान किस में है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग इट कॉजेज स्मॉल लॉस ऑफ फीड, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा लॉस होगा। तो इसीलिए लीस्ट सूटेबल रिसोर्स जो को आप क्या करेंगे, पहले स्विच करेंगे, पहले देंगे, तो इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा लो होगा। अब आपको और ज़्यादा कपड़ा चाहिए, तो अब सारा का सारा रॉकी लैंड यूज़ हो गया, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्टाइल लैंड ही ले जा करके देना होगा। तो आप यहाँ पे सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहे हैं ना, अब आपका सेक्रीफाइस बढ़ गया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई हो गया। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है कि MRT कांस्टेंट ही रहेगा स्ट्रेट, तो जब स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा PPF पे, तब जब रिसोर्स इक्वली इफिशिएंट है, जब गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट चेंज। यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज नहीं होता है, मतलब एक सर्विस का मतलब एक गुड, ठीक है, या एक सर्विस इज इक्वल टू 2 गुड। तो यहाँ क्या है, MRT कांस्टेंट है, पर ऐसा जनरली नहीं होता है। तो यही समझना आपको कि कांस्टेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर रिसोर्सेज इक्वली इफिशिएंट है और गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। लो MRT का मतलब क्या है कि अगर हम प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे हैं तो ठीक है, चीप है, ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, और हाई का मतलब में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो MRT आपको बताता है कि आपको कैसे रिसोर्स को एलोकेट करना है। आप हमेशा, अगर आपको कुछ अपने इकोनॉमी छोड़ो, आपको अपने घर के लिए कुछ सोचना है, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक कम नुकसान कर रहा है, एक ज़्यादा नुकसान कर रहा है, तो आप डेफिनेटली कम वाले को ही चूज़ करेंगे पहले। ठीक है, तो यही डेफिनेटली सिंपली क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड इन इकोनॉमी, और आई होप कि आपको इकोनॉमी पढ़कर अच्छा लग रहा होगा। आप अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।
ताकि मुझे भी समझ आए कि मैंने जो भी एफ़र्ट इसमें पुट किया है इस वीडियो में, तो आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं।